हेलो एवरीवन, अ वेरी 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 वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और क्या कुछ कर रहे हैं अपने लाइफ में। चलो भाई, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो हेलो, रानी जी आ चुकी हैं। अजहर जी हेलो, कैसे हैं आप? चलिए, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। दिनेश वेरी गुड इवनिंग। सो लेट जस्ट स्टार्ट द सेशन। की जाए सेशन की शुरुआत। करते हैं कहानी की शुरुआत। और चैप्टर चल रहा था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रक्त संचार तंत्र। तो रक्त संचार तंत्र को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं कहानी को, जिसमें कुछ हम बेसिक पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है? हाँ जी। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं सेशन की शुरुआत। अब जो हमारा पार्ट होगा, आज हमें क्या डिस्कस करना है। लास्ट क्लास में आपको याद होगा, हमने हार्ट बीट और हमने देखा था कि मनुष्य के दिल की जो धड़कन होती है, हार्ट बीट या फिर ब्लड प्रेशर को डिस्कस कर लिया था। अब जो आगे हमें डिस्कस करना है, आगे हमें क्या पढ़ना है, तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका बेसिक पार्ट ब्लड सर्कुलेशन का। तो आज जो शुरुआत करेंगे हम लोग, आज शुरुआत करेंगे ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे ब्लड सर्कुलेशन का, यानी कि रक्त संचार तंत्र। तो फटाफट से हेडिंग लगा दीजिए, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार तंत्र। ठीक है भाई? चलो यार, पेन कहाँ है? जाने जहां सोचता मैं। एक पेन देना मैम, वहां से पेन देना वहां से। ये पेन चाहिए, बोर्ड वाला। एक और ब्लैक रखा है उधर, इस पे देखो, इस पे। भाई रुको, मैं पेन ढूंढ के लाती हूँ। किसी का उठा के लाते हैं पेन, हमारे स्टूडियो में पेन नहीं है। मुझे लगता है इससे पहले शिवान सर क्लास ले रहे थे, वो पेन उठा के ले गए अपने साथ। चलिए, ठीक है। वेट 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 वेट। हाँ जी, चलिएगा। पल्लवी कह रही है आप आ गए, मूड अच्छा हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, डन। आ जाइए। तो शुरुआत करें टॉपिक की। लेट्स स्टार्ट। देखो, टॉपिक क्या है हमारा? तो टॉपिक है आज का ब्लड सर्कुलेशन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन, या फिर अगर मैं यूं कहूं तो रक्त संचार। रक्त संचार। ठीक है? अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि अगर मैं, ठीक है, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट हु हैज डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार की खोज किसने की है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। व्हाट विल बी द राइट आंसर?
देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु हैज डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन, तो याद रखिएगा एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे की अगर हम बात करें, ठीक है, विलियम हार्वे। ओके, अब विलियम हार्वे क्या कहते हैं, अगर हम विलियम हार्वे की बात करें तो विलियम हार्वे सिंपली कहते हैं कि भाई एक चीज बताओ यार, जितनी भी मैमल्स हमारे आसपास मौजूद हैं, ऑल द मैमल्स अराउंड अस, यानी कि जितने भी स्तनधारी हमारे आसपास मौजूद है, तो सभी स्तनधारियों के अंतर्गत जो रक्त का संचार होता है वो कैसा होता है? सो देयर विल बी द डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, देयर विल बी द डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। हर एक मैमल के शरीर के अंतर्गत रक्त का दोहरा संचार होता है, देयर इज अ डबल सर्कुलेशन ऑफ अ ब्लड। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का सीधा सा मतलब है रक्त का दोहरा संचार। अब ये जो दोहरा संचार है इसका मतलब क्या है? इस बात से मतलब है कि जो ब्लड है, तब ब्लड सर्कुलेट करता है तो एक बार दो बार ये दिल के अंदर आता है और दो बार ये दिल के बाहर जाता है, दो बार दिल में आएगा और दो बार जो है ये दिल से बाहर जाता है। ठीक है, तो अब ये बताओ जो डबल सर्कुलेशन है कितने स्टेप्स में और कितने सिस्टम में डिवाइड है, जल्दी बताइएगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ फिशेस के अंतर्गत पाया जाता है। चलिए ठीक है, बताइए, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलो सोनम। तो देयर इज अ डबल सर्कुलेशन, रक्त का दोहरा संचार। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, डबल सर्कुलेशन में अगर हम बात करते हैं, ये सर्कुलेशन होता कैसे है? तो थोड़ी देर के लिए ना सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हार्ट को, पेन को पे सब कुछ रख दो। हमारा जो हार्ट होता है कुछ इस तरीके का हमारा हार्ट होता है। अगर हार्ट की बात करें, चलो देखो अगर हम बात करते हैं हार्ट की, देखो हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, रक्त का संचार होता है, यानी दो सर्किट बनते हैं। एक सर्किट किसके बीच में बनता है? तो जो एक सर्किट होता है वो हमारे हार्ट और लंग्स के बीच में, और एक जो सर्किट है हमारे हार्ट और हमारी पूरी की पूरी बॉडी के बीच में बनता है। एक हमारे हार्ट और हमारे लंग्स के बीच में बनता है और एक जो है हमारी पूरी बॉडी और हार्ट के बीच में बनता है। ठीक है, चलो अब देखो सबसे पहले होता क्या है। सबसे पहले हमारी बॉडी से बहुत सारी वेन्स आती हैं, बहुत सारी शिराएं आती हैं। ये सभी वेना कावा के थ्रू हमारे शरीर में से रक्त को लेकर के आती है और हमारे हृदय में ला करके छोड़ देती है। ठीक है, यानी कि किसके माध्यम से? तो ये कौन सी आपकी रक्त वाहिका है? वेना कावा। वेना कावा यानी कि अगर मैं बात करूं महाशिरा, तो महाशिरा क्या करती है? हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर के आती है और लाकर के हार्ट के सेकंड चैम्बर में छोड़ देती है।
फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर और ये है आपका फोर्थ चैम्बर। तो ये क्या करती है, पूरी बॉडी से लेकर के आती है और हार्ट के सेकेंड चैम्बर में ला करके ब्लड को छोड़ देती है। ठीक है, तो वेना कावा महाशिरा क्या करेगी, पूरे शरीर से रक्त को लेकर के आई और हृदय के तीसरे चैम्बर में यानी कि ये दाएं आलिंद में ला करके छोड़ देती है। और ये कैसा रक्त लेकर के आती है, तो ये हमेशा हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर के आती है। ये कैसा रक्त लाती है, ये हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर के आती है। इट कैरीज इम्प्योर ब्लड। ये कैसे ब्लड को कैरी करती है, तो ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, या फिर अगर मैं यूं कहूं तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अनऑक्सीकृत रक्त को ये कैरी करेगी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, हमारा जो हृदय है इसमें ना यहाँ पर 3 चैम्बर होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो इन्हीं ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू होता हुआ रक्त कहां से, हमारे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल यानी कि दाएं आलिंद से दाएं निलय में पहुंचता है। ठीक है, अब ये जो दायां निलय है, यहां से हमारे शरीर में क्या जुड़ी होती है, एक धमनी जुड़ी होती है, जो कि कहां पर, हमारे हृदय से रक्त को लेकर के आती है और हमारे फेफड़ों में ला करके छोड़ देती है। ठीक है, ये क्या करेगी, हमारे हृदय से रक्त को लेकर के आती है और हमारे फेफड़ों में ला करके रक्त को छोड़ देती है। और ये कौन है, सो दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। तो ये है पल्मोनरी आर्टरी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम फुफ्फुस धमनी के नाम से जानते हैं। फुफ्फुस धमनी की अगर हम बात करें, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी या फिर अगर हम फुफ्फुस धमनी की बात करते हैं, ये रक्त, और कैसा रक्त, हमारे हृदय में जो अशुद्ध रक्त था उसी अशुद्ध रक्त को लेकर के आएगी और कहां पर, हमारे फेफड़ों में ला करके छोड़ देगी। तो पल्मोनरी आर्टरी हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली एकमात्र आर्टरी होती है, एकमात्र धमनी होती है, जो कैसे रक्त का संचार कराती है, जो अशुद्ध रक्त का संचार कराती है। इट मीन्स इट कैरीज इम्प्योर ब्लड। ये कैसे ब्लड को कैरी करती है, तो ये जो है ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलिए, सुमित कह रहे हैं बायो से प्यार हो गया, मैथ से ज्यादा। अरे वाह, क्या बात है। अब देखो, जो हमारा हृदय है, सॉरी हमारी जो फेफड़े हैं, ये जो फेफड़े होते हैं ना, ये छोटी छोटी मस्कुलर बॉल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। इनके अंदर छोटी छोटी मस्कुलर बॉल्स पाई जाती हैं और इनको हम जानते हैं एल्वियोलिस के नाम से। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एल्वियोलिस, यानी कि अगर मैं बात करूं वायु कुपिकाएं। एल्वियोलिस या फिर इनको हम वायु कुपिकाओं के नाम से जानते हैं। और ये जो एल्वियोलिस होती हैं, ये जो वायु कुपिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, इनका क्या कार्य है। ठीक है, तो जो वायु कुपिकाएं हैं, इनका कार्य होता है रक्त का ऑक्सीकरण। ये क्या करती है, ये रक्त का ऑक्सीकरण करने का कार्य करती है, रक्त का ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये हमारी बॉडी के अंतर्गत ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ये क्या करेंगी, इनका कार्य होता है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, या फिर अगर मैं बात करती हूँ रक्त का ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। अब ये क्या करती हैं, ये जो एल्वियोलिस छोटी छोटी ना मस्कुलर बॉल्स होती हैं अंगूर की तरह की। अब इनका कार्य क्या है, रक्त का ऑक्सीकरण करा। ऑक्सीकरण से मतलब क्या होता है कि जो हमारा रक्त है, हमारे रक्त के अंतर्गत यानी कि हमारे शरीर में बहने वाली जो आरबीसी है, हमारे शरीर में जो बहने वाली आरबीसी है, इन आरबीसी में क्या करती है, इन आरबीसी के अंतर्गत ऑक्सीजन को भर देगी, ऑक्सीजन को इन, और जितनी अदर हार्मफुल गैसेस थी उनको क्या करेगी, उनको बाहर निकाल देगी। यानी कि कुल मिलाकर के हमारे रक्त में ही ऑक्सीजन को भर देगी। और जिस प्रोसेस के माध्यम से ऑक्सीजन को भरती है, उनको, उस प्रोसेस को या फिर उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आपसे प्रोसेस का नाम पूछा जाए, आपसे प्रक्रिया का नाम पूछा जाए, तो किस प्रक्रिया के माध्यम से ऐसा होता है, तो ये करती है बेटा डिफ्यूजन के माध्यम से। डिफ्यूजन यानी कि अगर हम बात करते हैं विसरण,
तो विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन यानी कि दो पारदर्शी अर्ध पारदर्शी झिल्लियों के माध्यम से तब किसी भी गैस का एक्सचेंज होता है या फिर लिक्विड का एक्सचेंज होता है, वो डिफ्यूजन कहलाता है, वो विसरण कहलाता है। तो यहाँ पर दो झिल्लियों के माध्यम से, दो अर्ध पारदर्शी झिल्लियों के माध्यम से ऑक्सीजन का या फिर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन या फिर विसरण का नाम देते हैं। तो आपसे पूछा जाए ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, तो ये होता है डिफ्यूजन के माध्यम से, ये होता है विसरण के माध्यम से। ठीक है, अब इन अल्वियोलीज ने क्या किया, हमारे रक्त में ऑक्सीजन को भर दिया, ऑक्सीजन, ब्लड फिर से फ्रेश हो गया, उसको ऑक्सीजन मिल गई है, पूरी ताकत ब्लड के पास आ गई है। अब क्या करेगी, अब यहां से एक सिरा आती है जिसको हम पल्मोनरी सिरा के नाम से जानते हैं। तो अब क्या होगा, अब यहां से एक शिरा आएगी, वो रक्त को लेकर के आएगी और ला करके हमारे हृदय में छोड़ देगी। और कैसा रक्त लाएगी, देखो पहले यहां पर अशुद्ध रक्त की साइकिल थी, अब रक्त का शुद्धिकरण हो चुका है ना, बाबा जाने मन की। तो रक्त का शुद्धिकरण हो चुका है, शुद्ध होने के बाद अब रक्त कहां पर आएगा, हृदय के पहले कक्ष के अंतर्गत, जिसको हमने बायां अलिंद कहा था, इसके अंदर लाकर के रक्त को छोड़ देगा। और कौन लेकर के आएगी, तो ये जो है ये होती है आपकी पल्मोनरी वेन। दिस इज व्हाट, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का मतलब क्या है, फुफ्फुस शिरा। पल्मोनरी वेन या फिर अगर मैं बात करती हूं फुफ्फुस शिरा, तो ये है फुफ्फुस शिरा। या फिर अगर मैं पल्मोनरी वेन की बात करूं तो ये रक्त को कहां पर ला करके छोड़ देती है, ये रक्त को हमारे हृदय में ला करके छोड़ देती है, सिंपल है। ठीक है, अब देखो यहां पर इसने क्या किया, इसने सीधा सीधा ला करके हमारे हृदय में छोड़ दिया। अब यहां पर कौन सी, आपको याद होगा यहां पर थे हमारे बाइकस्पिड वॉल्व्स। अब क्या होता है, इन्हीं बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू होता हुआ ब्लड कहां पर पहुंचता है, तीसरे चैम्बर, जिसको हमने क्या कहा था, बायां निलय। अब इस बाएं निलय में ये पहुंचेगा, और जो बायां निलय होता है यहीं से क्या जुड़ी होती है, यहां से जुड़ी होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी महाधमनी, जो कि रक्त को लेकर के जाएगी और फिर छोटी 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 धमनियों में ये विभाजित हो जाएगी, जो हमारे शरीर के हर एक अंग तक रक्त को पहुंचाने का कार्य करेगी। तो ये कौन है, तो ये है भाई महाधमनी, जिसको हम कहते हैं अओर्टा। अओर्टा या फिर अगर हम बात करते महाधमनी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता यहां पर कि हमारे हृदय का वो कौन सा कक्ष है जिस पर सबसे अधिक दाब होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक दाब होता है आपके इसी तीसरे चैम्बर पर, क्योंकि सबसे अंत में रक्त यहीं से बाहर निकलता है। तब रक्त यहां से बाहर निकलता है तो हार्ट को क्या करना पड़ता है, हार्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, दिल को बहुत ये हाई प्रेशर लगाएगा, तब जाकर के जो हमारा हार्ट, हमारे हार्ट से ब्लड अरोटा के अंदर पहुंचता है। तो भाई ये जो चैम्बर होता है, इस कक्ष की दीवारें सबसे मोटी होती है। ये वाला कक्ष है, इसको मैंने मोटा बना दिया, तो इसकी जो दीवारें होती हैं सबसे मोटी होती है। ठीक है, ये जो कक्ष है तो इसकी दीवार सबसे मोटी पाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल में जो हमारा हार्ट है, हमारे हृदय के अंदर ना हमने 4 चैम्बर देखे थे। ठीक है, और इन चारों चैम्बर में आपका ये वाला जो चैम्बर होता है, ये जो कक्ष होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इस कक्ष को हमने नाम दिया है आपका बायां निलय या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाला कक्ष जो है ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं बायां निलय। और ये जो बायां निलय होता है यह ऐसा कक्ष है जिसपे सबसे अधिक दाब होता है। इट इज हैविंग द मैक्सिमम प्रेशर, सबसे ज्यादा प्रेशर इसी पे होता है। सो इट इज हैविंग मैक्सिमम ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हृदय के किस कक्ष पर। देखो ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं,
बच्चों वाली क्वेश्चन है, कभी नहीं पूछेगा, आपसे नहीं पूछेगा कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मानव हृदय के किस कक्ष में सबसे अधिक रक्तदाब होता है, कौन सा कक्ष है जिसकी दीवारें थोड़ी मोटी होती हैं। तो भाई यही है जिसके अंतर्गत सबसे अधिक रक्तदाब पाया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर मैं कहूं तो सबसे अधिक रक्तदाब पाया जाता है, सबसे अधिक रक्तदाब पाया जाता है, सबसे अधिक रक्तदाब पाया जाता है। ठीक है, चलो, और दीवारें इसकी क्या है, इट इज हैविंग द थिक वॉल, सबसे मोटी दीवारें हैं इसकी, मोस्ट थिक वॉल, मतलब आप कहो तो सबसे मोटी दीवारें इसी कक्ष की होती हैं। ओके, चलो एक बार चैम्बर्स के नंबरिंग कर दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, और अगर रक्त किस में आता है सबसे पहले, उसके अकॉर्डिंग करूं, देखो अगर ब्लड के अकॉर्डिंग करें ना कि किस में सबसे पहले रक्त आता है, देखो तो सबसे पहले रक्त किस में आता है, सबसे पहले जो रक्त है हमारे हृदय के इस चैम्बर में आता है। ठीक है, इससे होता हुआ कहां पहुंचता है, इसमें पहुंचेगा, सेकेंड चैम्बर। इससे कहां गया, हमारे फेफड़ों में पहुंचा, यहां पर क्या थे, हमारे फेफड़े, तो ये क्या करेगा, हमारे फेफड़ों में पहुंचेगा, रक्त हमारे फेफड़ों में पहुंच जाएगा। ठीक है, हमारे फेफड़ों में पहुंचा। ठीक है, अब फेफड़ों से कहां पर आएगा, तीसरा इस चैम्बर, और इसके थ्रू होता हुआ कहां पर पहुंचेगा, आपका चौथे चैम्बर इसमें। तो ये चलता है सर्कुलेशन। ठीक है मैम, आयोटा वेन में आती है, किसने कहा ऐसा आयोटा वेन में आती है, गूगल कुमार, कौन से गूगल के दफ्तर से आ रहे हो आप, ये बताओ, कौन से स्कूल से आ रहे हो आप। अनुज कह रहे मैम आप बायो इतना सिंपल बना देती हैं, अरे वाह, थैंक यू सो मच अनुज। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल सही बात है सुमित, अपना हाथ जगन्नाथ, बिल्कुल सही बात है। मैम आप बहुत क्यूट लग रहे हो। अयान थैंक यू सो मच। ऑक्टोपस में कितने हार्ट होते हैं, अच्छा मोहित 3 हार्ट होते हैं, अच्छा बताते हैं, ऑक्टोपस का बताएंगे लास्ट में। सुमित कह रहे बायो से प्यार हो गया, थैंक यू सो मच। सिब्बू तोमर, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आज मैं पहली बार लाइव ले रहा हूँ, वैसे मैं रिकॉर्डिंग लेता हूँ, थैंक यू सो मच। आशुतोष बेस्ट बायोलॉजी टीचर, थैंक यू सो मच आशुतोष जी। सिब्बू तोमर जी थैंक यू सो मच। चलो इसका तो कमेंट का एक स्क्रीनशॉट तो बनता है कि नहीं। चलो इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स हैं आपके, चलिए ठीक है भाई, अब बताओ इसमें कोई डाउट, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको, एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि चीजें और क्लियर हो जाए, और फिर हम शुरुआत कर देते हैं कहानी की। ठीक है, नहीं इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, मैंने बताया था आर्टरीज जो होती है मोटी होती हैं, और क्योंकि उनके अंदर सबसे अधिक रक्तदाब होता है, और आर्टरीज हमारी मैक्सिमम इसी से कनेक्टेड है। चलो अब मैं दोबारा बताऊं, ब्लड सर्कुलेशन को एक बार फिर से बताऊं, हमारे शरीर से रक्त आया, कहां पर पहुंचा, हमारे हार्ट के सेकंड चैम्बर में, सेकंड चैम्बर से होता हुआ ये कहां पर पहुंचेगा, मतलब ये किसमें, ये पहुंचा हमारे कौन से चैम्बर के अंतर्गत, ये पहुंचा दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से ये त्रिपर्दी कपाट के थ्रू होता हुआ कहां पहुंचता है, तो ये पहुंचता है हमारे दाएं निलय में। दाएं निलय से कौन लेकर के जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी, और ये ले जाकर के रक्त को हमारे फेफड़ों में छोड़ देगी। अब फेफड़ों में क्या है, एल्वियोलीज है, वायु कुपिकाएं हैं, ये क्या करेंगी, ये रक्त का ऑक्सीकरण करेगी, देयर विल बी द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, और जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये रक्त के अंतर्गत ऑक्सीजन को भरती है, उस प्रक्रिया को हम विशरण का नाम देते हैं। अब जैसे ही रक्त का ऑक्सीकरण हुआ तो जो शुद्ध रक्त है वो हमारे फेफड़ों से आता है, और सबसे पहले किस में पहुंचेगा, सबसे पहले पहुंचेगा वो लेफ्ट एट्रियम यानी कि बाएं
आलिंद के अंतर्गत। बाएं आलिंद से दो जो यहाँ पर हमारे वॉल्व्स थे, कपाट थे, द्विपर्दी कपाट बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू होता हुआ कहां पर पहुंचा, तो ये पहुंचा हमारे चैम्बर के अंदर। और ये कौन सा चैम्बर है, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। और बायां निलय से कौन जुड़ी होती है, बायां जो निलय होता है इससे जुड़ी होती है अओर्टा, हमारी महाधमनी। ये रक्त को बाहर लेकर के जाएगी और कहां पर, ये हमारे शरीर के अंतर्गत ले जाएंगी। ठीक है, बताइएगा। डन। अरे वाह पल्लवी, थैंक यू सो मच मैम, मैंने तो पूरा बना लिया। अमरजीत, इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी नाइस। ठीक है, चलो तो आप देखो दो सर्किट बन गए। एक सर्किट बना हमारे हार्ट और हमारे फेफड़ों के बीच में, और एक सर्किट बना हमारे हार्ट और पूरी बॉडी के बीच में। तो जो सर्किट हमारे हृदय और हमारे फेफड़ों के बीच में बनता है, इस सर्किट को हम जानते हैं, इसको एक नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट। इसको जाना जाता है आपका फुफ्फुस सर्किट के नाम से। इसको हम जानते हैं फुफ्फुस सर्किट। ठीक है, दूसरा देखो, हमारे हार्ट से ब्लड आएगा और हर एक ऑर्गन में बड़े सिस्टमैटिक वे में पहुंचेगा। ठीक है, तो अगर ये हर एक ऑर्गन में बड़े सिस्टमैटिक वे में पहुंचेगा, तो इस सर्किट को, जो सर्किट हमारे हार्ट और पूरी बॉडी के बीच में बनता है लंग्स को छोड़ करके, इस सर्किट को कहा जाता है सिस्टमिक सर्किट। इसको हम जानते हैं सिस्टमिक सर्किट के नाम से। दिस इज नॉन एज सिस्टमिक सर्किट। ठीक है भाई, तो दो सर्किट बने। अब ये बताओ पल्मोनरी और सिस्टमिक में से बड़ा कौन सा होगा। एक सर्किट हमारे दिल और फेफड़ों के बीच में है, और दूसरा सर्किट किसके बीच में है, हमारी पूरी बॉडी और दिल के बीच में। कौन सा सर्किट बनेगा बड़ा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, बताइए। सत्यम, इसमें कुछ भी लिखाने का नहीं है। सत्यम, इसमें कुछ भी लिखाने का नहीं है बेटा। इसमें तो कुछ भी लिखने का नहीं है, कुछ भी लिखाने का नहीं है। क्या लिखाऊं इसमें, ये सिर्फ समझने का है, इसीलिए तो इसको ऐसे लिखाया है। इसमें लिखाने का कुछ है ही नहीं। अच्छा, सौरभ कह रहे आज आपकी एनर्जी, आज ना मैं बढ़िया सो के आई हूं पूरी दोपहर। सिस्टमिक ज्यादा बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। जो सिस्टमिक वाला है सेकंड सर्किट, ये सबसे बड़ा सर्किट होगा। तो देखो, जो डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन हमने क्या कहा, तो रक्त का दोहरा संचार का मतलब है कि दो सर्किट में ये डिवाइडेड होता है। एक जिसको हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज नॉन एज पल्मोनरी सर्किट। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं हम पल्मोनरी सर्किट के नाम से। इसको हम जानते हैं फुफ्फुस सर्किट। इसको हम कहते हैं फुफ्फुस सर्किट। ठीक है, दूसरा, अब दूसरा सर्किट जो आपका बना है दैट इज सिस्टमिक सर्किट। सिस्टमिक सर्किट, और जो सिस्टमिक सर्किट होता है ये सबसे बड़ा होता है। सिस्टमिक सर्किट, तो ये जो सर्किट है ये आपका सबसे बड़ा सर्किट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि पल्मोनरी सर्किट किसके बीच में बनता है। तो पल्मोनरी सर्किट जो है ये हमारे हृदय से हमारे फेफड़ों के बीच में बनता है, और सिस्टमिक जो है हमारे हृदय से हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ सर्किट बनता है। ठीक है, और इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो जो सिस्टमिक होता है ये कैसा होता है, दिस इज द लार्जर सर्किट। ये लार्जर है, ये बड़ा होता है, और जो पल्मोनरी सर्किट होता है ये हमेशा छोटा रहता है। रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है, देखो हमने लोकेशन देखी थी, ये है हमारा हार्ट, और इसी हार्ट के चारों तरफ यहीं पे क्या थे हमारे, यहीं पर होते हैं हमारे फेफड़े। तो एक सर्किट तो हमारे दिल से फेफड़ों के बीच में बन गया, एक पूरी बॉडी के बीच में बन रहा है।
ठीक है, तो जो पूरी बॉडी के बीच में बनता है ये हमेशा बड़ा सर्किट होता है। ये सब सही चलती है तो फिर हार्ट अटैक कैसे आता है? नहीं मानसी जी, मानसी चौधरी आप ब्लॉक नहीं है, आप ब्लॉक क्यों होंगे? माय बेस्ट टीचर हो आप मैम, लव यू, थैंक यू सो मच सुमित जी। चलिए, शिवानी कुमारी कह रही मैम समझ नहीं आता। अच्छा शिवानी, क्या समझ नहीं आया ये बताओ। ठीक है, गूगल कुमार, पता है आज ऑफलाइन क्लास बंद हो गई आज रैंडमली, तो आज ऑफलाइन क्लास नहीं थी तो उसमें मैं भर के सोई हूँ पूरे दोपहर। मतलब सुबह मैं गई हुई थी कहीं अर्जेंट वर्क से, तो आने के बाद मैं बढ़िया सोई हूँ 3 बजे के आसपास। ठीक है, चलिए। ठीक है भाई, तो हार्ट अटैक आने का जो रीजन होता है, तब हमारी कोई जो रक्त वाहिका होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाए, हमारा ब्लड खून का पतला हो जाना, ठीक है, या फिर मतलब हार्ट अटैक होता है हमारे हृदय तक रक्त का पूर्ण रूप से ना पहुंच पाना। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम हमारी शरीर की बात करें, हमारे शरीर में ना कम से कम 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर के अंतर्गत जो है 5 to 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो जो 5 से 6 लीटर रक्त होता है, तो इसमें से कम 500 से 600 ml तक रक्त जो है हमारे शरीर, हमारे हृदय के अंतर्गत होना चाहिए। तो अगर ये 400 से कम चला जाता है, 350 पे आ जाता है, तो यहाँ से हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, कई बार कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, और सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट अटैक जो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर है। चलो हार्ट अटैक के बारे में मैं आपको बताती हूँ हार्ट अटैक क्यों होता है। और आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, मतलब अक्सर लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि जो हार्ट अटैक होता है ये अक्सर लड़कों को ज्यादा होता है, महिलाओं का बहुत कम केस आपने सुने होंगे। ठीक है, अगर मैं हार्ट अटैक की बात करती हूँ कि महिलाओं के अंतर्गत बहुत कम होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। मोहित अभी बताती हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ जी गोपी, बिल्कुल आपका कमेंट देखा जाता है। सुमित कुमार यादव जी, थैंक यू सो मच, यू आर माई बेस्ट टीचर। डायग्राम से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सारे कराऊंगी, तुम थोड़े से पेशेंस रखो। हेमंत कुमार झा, थैंक यू सो मच। ओबामा जी, थैंक यू सो मच। चलिए आ जाइए। आदित्य कह रहे इतनी बड़ाई मत करो। आदित्य, ओबामा जी थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट मैम। ओबामा कह रहे इतनी, कौन है आदित्य, कोई है आदित्य, वो कह रहे इतनी बड़ाई मत करो। आदित्य कभी कभी ना बड़ाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पता है इंसान तब अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा होता है, तो अगर आप उसको अप्रिशिएट करोगे ना तो वो आपके लिए और अच्छा करेगा। और अगर आप ये कहोगे ना वो कितना ही कर रहा हो आपके लिए और आपको यार कुछ नहीं है ये बेकार है, तो वो आपको जो मेहनत कर रहा है वो भी नहीं करेगा। ठीक है, तो अप्रिशिएशन इज मस्ट। ठीक है बेटा, अप्रिशिएशन इज द की टू इनहेंस, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ओके, अब देखो यहां से एक बार मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, अच्छा मैं पहले हार्ट अटैक के बारे में आपको बता रही थी, ये समझिएगा। ठीक है, तो जो हार्ट अटैक होता है इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये क्या है, तो ये ना एक एक्चुअल में जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, और इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये एक अनुवांशिक रोग होता है। और सबसे पहले तो मैं कहूँ इसके होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं हार्ट अटैक के। ठीक है, क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना। कोलेस्ट्रॉल ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है। और हार्ट अटैक होता क्या है, हमारे हृदय तक रक्त की कम मात्रा, मतलब हृदय तक रक्त का प्रॉपर अगर सर्कुलेशन नहीं होता है, तो आप सीधा कह सकते हो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। हार्ट अटैक हम किसे कहते हैं, तो हार्ट अटैक हम कहते हैं लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट।
ये होता है हार्ट अटैक। चलिए, ठीक है। अब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, अब ये होता क्यों है? देखो, जो हार्ट अटैक होता है ना, इट इज एक्स इफेक्टेड डिजीज। ये क्या होती है? ये एक एक्स, देखो एक्स क्या है? गुणसूत्र। तो ये एक्स गुणसूत्र प्रभावित रोग है। एक्स गुणसूत्र प्रभावित रोग यानी कि एक ऐसा रोग जिसके अंतर्गत हमारे गुणसूत्र प्रभावित होने के कारण ये रोग होता है। ठीक है, एक्स गुणसूत्र प्रभावित रोग ये होता है। अब इसको ना एक चीज देखो, आपने सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये ना पुरुष के अंतर्गत ज्यादा होता है, महिलाओं के अंदर ये ज्यादा नहीं होता है। और मैंने देखा है बहुत लोग यूट्यूब पर आते हैं और बकवास करके आके चले जाते हैं, एग्जैक्ट रीजन ही नहीं पता होता कि पुरुष को क्यों ज्यादा होता है। पुरुष ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इस कारण से पुरुष को ज्यादा होता है। वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जिम में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। हैवी एक्सरसाइज करने के कारण पुरुषों को जो है हार्ट अटैक हो जाता है। वो ज्यादा ब्लड पे स्ट्रेस लेते हैं। पुरुष जो है इमोशनल, अपने इमोशंस को छिपाता है, वो बताता नहीं है, माइंड पे प्रेशर होता है। तो ये सब बकवास है, ऐसी कोई कहानी इसके पीछे नहीं है, ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ है ही नहीं। तो यूट्यूब पर कोई भी आता है, आज सबके घर की खेती हो रखी है और आगे कुछ भी बकवास करके चला जाए, है कि नहीं? अब देखो इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो, जो मेल होते हैं, मेल का गुणसूत्र होते हैं 22 ऑटोसोम प्लस एक होता है सेक्सुअल क्रोमोसोम XY। ठीक है, अब फीमेल की अगर हम बात करते हैं, फीमेल के 22 तो ऑटोसोम है, यानी कि 22 जो है आपके अलैंगिक गुणसूत्र, और एक होता है XX जो कि लैंगिक गुणसूत्र होता है। और ये जो एक तरीके से हार्ट अटैक है, ये क्या है? मैंने कहा ये एक्स गुणसूत्र प्रभावित रोग है। तो एक चीज देखो, अगर मैं पुरुष की बात करूं तो पुरुष के पास ना एक ही एक्स है, पुरुष के पास एक ही एक्स है, और महिलाओं के पास ना 2 एक्स होते हैं। तो ये तो किसी हेल्दी ह्यूमन के क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, अब मान लीजिए हम जैसे प्रभावित की बात कर रहे हैं, तो अब आ जाओ नॉर्मली मेल और फीमेल पे अगर हम बात करें जो प्रभावित हो सकती हैं, तो भाई 22 तो क्या है? इनके ऑटोसोम है। तो दोनों के 22 तो क्या है? ऑटोसोम है, इनमें कोई दिक्कत नहीं। जो 23वां गुणसूत्र होता है ना, यहाँ पर XY और यहाँ पर कौन सा है? XX है। तो एक चीज देखो, पुरुष के पास ना मात्र एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक ही एक्स गुणसूत्र होता है। और अगर ये एक्स ही प्रभावित हो जाए तो जो पुरुष होते हैं, पुरुष कैसे होते हैं? पुरुष यहाँ पर अफेक्टेड होते हैं, पुरुष यहाँ पर प्रभावित होते हैं, पुरुष प्रभावित होते हैं, पुरुष यहाँ पर अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, और जो महिलाएं हैं, महिलाओं के पास 2 एक्स है। मान लीजिए अगर एक एक्स प्रभावित है तो दूसरा एक्स क्या है? इसके पास हेल्दी है। तो ऐसी कंडीशन में जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं कभी भी प्रभावित नहीं होती हैं। महिलाएं कैसी होंगी? ये कैरियर का काम करेंगी। ये क्या करती हैं? ये इस बीमारी को, इस रोग को कैरी करेंगी अपने साथ अगली जनरेशन में। ठीक है, यानी कि ये अपने आप तो प्रभावित है नहीं, बट तब इन महिलाओं की शादी होगी तो इनके जो होने वाले बच्चे हैं, और होने वाले बच्चों में अगर लड़का होगा तो लड़के को हार्ट अटैक होने के चांसेस हो सकते हैं। और इसमें जनरेशन गैप भी कई बार हो जाता है। तो ये एक ऐसा अनुवांशिक रोग है कि ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कि किसी के दादाजी को, किसी बच्चे के दादाजी को हार्ट अटैक आया था, पापा को नहीं आया, पापा को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है उनके पोते को हो जाए, हो सकता है दादा के दादा को आया हो। ठीक है, फिर दादा के पापा को नहीं आया, दादा को नहीं आया, दादा के बेटे को नहीं आया, और बट दादा के पोते को आ जाए। तो इसमें 2 से 3 जेनेटिक गैप हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो महिलाएं होती हैं ये प्रभावित नहीं होती हैं, ये कैरियर होती हैं, ये एक वाहक के तौर पर यहाँ पर कार्य करती हैं, यानी कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ये इस रोग को कैरी करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, जिस कारण से ये पुरुष के अंतर्गत होता है, तो ज्यादा चांसेस पुरुष के पास हो गए। अब देखो यहाँ पर मान लो
जो है पुरुष प्रभावित है XY प्लस XX, तो ये तो भाई प्रभावित है, इनको हार्ट अटैक आएगा। अब आगे मान लीजिए एक जो प्रभावित महिला है, इनकी शादी होती है आगे, ये मेल है, मेल तो 100% श्योर है कि वो क्या होंगे, उनको रोग होगा ही होगा। अब जो फीमेल होते हैं, मान लीजिए ये हेल्दी मेल है और ये क्या है, अफेक्टेड फीमेल है, तो ऐसी कंडीशन में तब इनके जनरेशन, इनके बच्चे पैदा होंगे, तो ऐसे स्थिति में XX, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस X का इस X के साथ, ये अगर बच्चा होता है तो बिल्कुल हेल्दी होता है। ओके, इस कंडीशन में अगर बेटे का जन्म होता है तो बेटा प्रभावित होगा और ये कंडीशन बिल्कुल हेल्दी है। अब देखो इसमें एक चीज देखो, ऐसे इनके गुणसूत्र बनेंगे, तो ये क्या है, अगर ये बेटी है, ये बेटी है, और ये क्या है, ये आपकी वाहक का काम करेगी, ये कैरियर का काम करेगी, अगली पीढ़ी में ये इस रोग को लेकर के जाएगी, ठीक है। जो XX है ये बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल स्वस्थ है, इनको हो नहीं सकता, ये बिल्कुल हेल्दी है, ये बिल्कुल स्वस्थ है, इनको कोई रोग नहीं होगा, बिल्कुल स्वस्थ है। अब पुरुष में अगर मैं बात करती हूँ तो पुरुष में कितनी 50% की प्रोबेबिलिटी होती है ये प्रभावित होंगे ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में अगर इनका बेटा पैदा होता है तो ये जो बेटा है यहाँ पर 50% की प्रोबेबिलिटी है कि जो अगर बेटा पैदा हुआ तो बेटा यहाँ पर प्रभावित होगा, ठीक है, ये 50% की प्रोबेबिलिटी है। और एक 50% चांस है बेटा जो होगा बिल्कुल हेल्दी होगा। तो इसी कारण से इसमें कई बार ऐसा होता है जनरेशन गैप भी आ जाता है, ठीक है, समझे। तो इनमें से कोई भी यहां पर हो सकता है। आंखों में पढ़ लो तुम, होठों से कुछ ना बोलोगे, इस तरह धीरे धीरे तुमको अपना बना लेंगे। अच्छा, आंखों में पढ़ लो तुम, होठों से कुछ ना बोलेंगे, इसी तरह धीरे धीरे तुमको अपना बना लेंगे। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सही सचिन शर्मा जी, शाबाश, वाह वाह। मैम कैंसर कैसे होता है? कैंसर के बहुत सारे रीजन है रानी। कैंसर जेनेटिक भी होता है, कैंसर वायरस के कारण भी होता है, और कैंसर जो है अगर हमारे शरीर के अंतर्गत किसी भी कोशिका की असामान्य वृद्धि होनी शुरू हो जाए, अचानक से कोशिकाएं बढ़ती चले जाए, तो वो होता है। हर्ष आपकी चैट दिख रही है यार ढंग का। हर्ष ये क्या क्वेश्चन है, मैं मेरी चैट दिख रही है, तुम्हारी चैट दिख रही है, तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही। तुम ये पूछते कि मैम मेरा चेहरा दिख रहा है आपको, तो मैं मानती भी, मैम मेरी चैट दिख रही है। तुम्हें जो कमेंट करना है तुम वो करो, जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिख दो, जो मुझे लगेगा कि हाँ ये पढ़ना चाहिए मैं पढ़ूंगी, अदरवाइज लड़कियां तो फायदे में रहती हैं फिर। तो यही कारण है कि पुरुषों के अंतर्गत हार्ट अटैक ज्यादा होता है। महिलाएं सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकती हैं, अगर XX आ जाए। और ऐसा कब होगा, ऐसा केस कब बन सकता है, तब पुरुष और महिलाएं दोनों मतलब पुरुष प्रभावित और महिलाएं अगर वाहक हो। महिला सिर्फ एक ही केस में प्रभावित हो सकती है, वरना वो प्रभावित नहीं होती। शिट, देखो महिलाएं जो है सिर्फ एक ही केस में प्रभावित हो सकती है, और ये केस क्या हो, अगर मेल और फीमेल क्रोमोसोम में मैं बात करूं, मेल क्या है प्रभावित है यहाँ पर, और फीमेल भी क्या है यहाँ पर प्रभावित है। अगर दोनों प्रभावित हैं, ठीक है, या फिर वाहक भी हो, प्रभावित छोड़ो, वाहक भी हो तो भी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाहक है यानी कि पुरुष प्रभावित है और महिला वाहक है, ऐसे स्थिति में क्या होगा, XX, तो यहां पर हो जाएगा भाई बेटी को, तो ये बेटी है और बेटी क्या है प्रभावित है। अब जितने इस लंबे समय तक ये जी पाती हैं वो मैटर करता है कि कितना अपने आप को मेंटेन कर लेती हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, ये वाहक का काम करेंगी, यहाँ पर अगर इस गुणसूत्र के साथ होता है वापस से यहाँ पर वाहक का काम करेंगी, एक कैरियर का काम करेंगी। और अगर इस स्थिति में तो पुरुष तो 101% प्रभावित है, तो ये तो प्रभावित रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि इनके पास एक ही X है, ठीक है। और XY यहां पर जो बेटा होगा वो बिल्कुल हेल्दी होगा, बिल्कुल स्वस्थ होगा। तो पुरुष तो प्रभावित होने ही होने हैं, ये तय है, ठीक है।
चलिए, तो अब देखो आओ, ये तो था नॉर्मली। अब मुझे बताओ, ब्लड सर्कुलेशन वाला पार्ट आपका क्लियर हुआ होगा। रक्त संचार की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर के अंतर्गत होता है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? हमारे लंग्स से, हमारे फेफड़ों से हृदय तक। जब डिजीज पढ़ाऊंगी ना तब बताती हूँ। बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिसमें पुरुष ही प्रभावित होते हैं, महिलाएं सिर्फ वाहक का कार्य करती हैं। ठीक है भाई, चलो तो आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो आंसर क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली आंसर करोगे। विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? किससे पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है हमारे लंग्स से हमारे हार्ट तक। तो कौन करती है कैरी लंग्स से हार्ट तक? तो लंग्स से हार्ट तक ब्लड को कैरी करने का काम होता है पल्मोनरी वेन का, फुफ्फुस शिरा। ठीक है, बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल बी फॉर बाहुबली आंसर है। नहीं, एचआईवी में ऐसा कहाँ होता है? एचआईवी तो वायरल डिजीज है, एचआईवी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, चलो कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे फटाफट। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देती हूँ, फटाफट आ जाओ। डू इट वेरी फास्ट। फिर एक क्वेश्चन मुझे कराना है, वो मैं साथ ही करा दूंगी, ठीक है? चलिए यहां से आओ। आज चैप्टर खत्म हो गया है ब्लड, ठीक है, और इसमें कुछ पार्ट बचे हुए हैं, बस उसको साथ ही करा दूंगी। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन? मनुष्य के हृदय के लिए, दिल की धड़कन के लिए आवश्यक अनुमानित समय कितना होता है? जल्दी से आंसर करते हुए चलेंगे। व्हाट विल द राइट आंसर? क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं। पूरे खानदान को पूछ के ब्याह करूंगा, हाँ। देखो आज के समय पे सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिकल रिपोर्ट्स का मिलाना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बताऊंगी, तब ब्लड पढ़ाऊंगी, ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगी, उसमें बताती हूँ। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर में बताती हूँ क्या होना चाहिए। 0.8 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट आइए। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसके अंतर्गत रक्त का दोहरा संचार होता है? देखो, कुंडली मिले ना कुली, घर वाले भले ही 36 गुण मिलवा ले, 36 गुण मिलाते हैं ना घर वाले, तो घर वाले को मिलाने दो 36 गुण। भैया तुम घर वालों के चक्कर में मत आना, कुंडली धरी की धरी रह जाएगी अगर मेडिकल रिपोर्ट ना मैच हो पाई। ठीक है, तो मेडिकल रिपोर्ट मिलाना। कुंडली का जमाना नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट का जमाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आ जाओ। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके अंदर होता है? मैमल्स के अंदर होता है, स्तनधारियों के अंदर। ए वाले कौन है? हर्ष क्या बात कर रहे हो? सी मैमल्स। पूजा क्या बात कर रहे हो बेटा? मैमल्स के अंदर होता है डबल सर्कुलेशन, क्या बात कर रहे हो? सी है। कहो ना प्यार है। चलो नेक्स्ट आओ। विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? तो ये तो हमने पढ़ ही लिया था, लंग से हार्ट में कौन लेकर के जाती है? तो पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस शिरा। छोना प्यार है, देखो छोना प्यार है, ये देखो ये आ गई। मेरे बाबू ने थाना थाया। द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। नहीं, कैरियर को वो प्रभावित नहीं है ना, उनकी डेथ नहीं होगी, उनको हार्ट अटैक आएगा ही नहीं।
जो प्रभावित है उनको हार्ट अटैक आएगा। कितना? 4। तो ये तो जब बच्चों वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। वेट ऑफ द ह्यूमन एडल्ट, मानव वयस्क का जो वजन होता है हृदय का कितना होता है? तो कितना होगा? 300 ग्राम, 400, 500, 200 ग्राम। तो किसके साथ जाओगे आप यहाँ पर? चलिए 400 ग्राम के साथ चले जाना। ठीक है, तो देखो अगर ऐसी कंडीशन हो ना, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो, तो 300 ग्राम के साथ जाना, 400 के साथ नहीं जाना। तो ये जितने 400 वाले हैं बेटा नहीं जाना 400 के साथ। अगर ऐसी कंडीशन हो तो 300, 350 मार्क करके आना, या तो 300 दे या फिर 350 दे। अगर ये दोनों ऑप्शन में ना हो तब 400 के साथ चले जाना। ठीक है, नेक्स्ट। नॉर्मली हाउ मेनी टाइम्स डज द ह्यूमन हार्ट बीट इन मिनट? 1 मिनट में आमतौर पर मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? वयस्क का कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार। बच्चों का कितनी बार धड़कता है? 120 से 140। नवजात शिशु का कितना होता है? 180 से 200 बार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ह्यूमन हार्ट इज एनक्लोज्ड इन विच मेम्ब्रेन? मनुष्य का जो हृदय है किस झिल्ली के अंतर्गत संलग्न होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैम आप कंफ्यूज कर दी, मैं कंफ्यूज नहीं की हूं, वो मैं इसलिए बताई थी क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। कंफ्यूज नहीं, वो इसलिए ताकि आगे गलती ना करो आप। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर क्या होगा? देखो अभी कंजक्टिवाइटिस चल रहा है ना, तो कंजक्टिवाइटिस किसके अंदर होता है? कंजक्टिव टिश्यू के अंदर, जो कंजक्टिव मेम्ब्रेन होती है। आंखों को प्रोटेक्ट करने की एक झिल्ली होती है हमारी आंखों के चारों तरफ। तो जो कंजक्टिव मेम्ब्रेन है ये क्या करते हैं? हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है। तो कंजक्टिवाइटिस एक वायरल डिजीज है जो कि कंजक्टिवाइटिस वायरस के कारण होता है। ये हमारी आंखों की कंजक्टिव झिल्ली, कंजक्टिव मेम्ब्रेन को ये इन्फेक्टेड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मनुष्य का हृदय कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? कार्डियक नोच, प्लूरा या फिर मीडियस्टाइनम। तो कहाँ पर? कार्डियक नोच, अभिद्य फुफ्फुस भंगिका के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट। देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें आपको कार्डियक नोच के साथ जाना है। आप इस कंडीशन में किसके साथ नहीं जाओगे? मीडियस्टाइनम के साथ नहीं जाओगे। नेक्स्ट आइएगा, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट इज ऑल्सो नोन एज, हृदय के सिकुड़ने को, संकुचन को क्या कहते हैं? तो संकुचन को हमने क्या कहा था? सिस्टोल। और विराम अवस्था को हमने क्या कहा था? डायस्टोल। तब उसके अंदर संकुचन होता है, तब दरवाजे बंद होते हैं, सिस्टोल खुलते हैं, तो हमने क्या कहा था? डायस्टोल। तब ये विराम अवस्था में जाते हैं तो डायस्टोल कहलाता है। नेक्स्ट, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज ऑल्सो नोन एज, हृदय का रिलैक्सेशन क्या कहलाता है? हृदय का रिलैक्सेशन क्या कहलाता है बताओ? रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं? डायस्टोल। आइए आगे, एक क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट वेन, हमारे शरीर में सबसे बड़ी शिरा? वेना कावा, महाशिरा। ठीक है, कौन है? वहां महाशिरा, वेना कावा। नेक्स्ट, डबल सर्कुलेशन किसके अंदर होता है? मैमल्स के अंदर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, मनुष्य का जो सामान्य रक्तदाब है वो कितना होता है? सामान्य रक्तदाब बताइए, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर? यूनिट के साथ देखना। बताइए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन 120/80 mm ऑफ मर्क्यूरी। देखो यूनिट देखना, यूनिट के साथ खेलेगा, इसमें यूनिट में मत फंस जाना थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इज हाई इन, सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर किस में होता है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, आर्टरी या फिर वेन्स के अंदर? तो किस में होता है? आर्टरीज, धमनी के अंदर, ना कि पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, कौन सी ब्लड वेसल है जो कि हमारे हार्ट से हमारे लंग्स तक ब्लड को कैरी करती है? तो हार्ट से लंग्स तक कौन लेकर के जाते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर।
भाई ये PYQ ही है सोनम, दिस आर PYQ। सोनम ये PYQ ही है। विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स? कौन सी ब्लड वेसल है जो हमारे हार्ट टू लंग्स में कैरी करती है? तो ये आपको पता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन्हीं क्वेश्चन का मैं वेट कर रही थी। चलो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू किडनी? आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे हृदय से हमारे वृक्क में रक्त को कौन सी धमनी लेकर के जाती है? हमारे हृदय से हमारी यकृत में कौन लेकर के जाता है रक्त को? ठीक है, तो हृदय से वृक्क में कौन लेकर के जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो भाई यहां पर देखो, ये इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी पूछे तो ऑर्गन देखो किस ऑर्गन की बात कर रहा है, ठीक है, किडनी। अब किडनी जो है किस तरीके के सेल से मिलकर के बनी होती है? तो दे आर मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। और जो नेफ्रॉन होते हैं ये किससे मिलकर के बने होते हैं? ये बने होते हैं आपके रीनल सेल्स से, या फिर अगर मैं बात करूं रीनल कोशिकाओं से। ये आपके रीनल कोशिका से मिलकर के बने हुए होते हैं, रीनल सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। रीनल सेल्स, या फिर अगर मैं बात करती हूँ रीनल कोशिका, ठीक है। देखो तो किडनी, हृदय से किडनी में कौन लेकर के जाएगा? तो आंसर होगा रीनल आर्टरी, यानी कि रीनल धमनी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन देना तो सिर्फ ये पूछ लो किस अंग की बात कर रहा है, तो रट लेना इस क्वेश्चन को, रीनल आर्टरी रीनल धमनी। और उल्टा पूछ ले, वृक्क से हृदय में पूछ ले तो कौन हो जाएगा? वृक्क से हृदय में कौन लेकर के जाएगी? तो रीनल वेन, रीनल वेन। यहां पर आ जाएगी आपकी रीनल शिरा, ठीक है। दूसरा आपसे पूछे विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लिवर? हमारे हृदय से यकृत में रक्त को कौन लेकर के जाता है? हार्ट टू लिवर। तो ध्यान रखिएगा, लिवर को देखो किससे मिलकर के बना होता है। सो इट इज मेड अप ऑफ हेपेटिक सेल्स। ये किससे? आपका हेपेटिक सेल्स से मिलकर के बना होता है, हेपेटिक कोशिका। मोहिती नाम था ना शायद आपका। ये क्वेश्चन वही है जो उस डायग्राम से पूछे जा रहे हैं। ये वो डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं बता रही हूं मैं। हृदय से फेफड़ों में कौन लेकर के जाएगा, फेफड़ों से हृदय में कौन लेकर के आएगा, हृदय से वृक्क तक कौन लेकर के आएगा, ठीक है, हृदय से हमारी यकृत तक कौन लेकर के आएगा। तो ये वही क्वेश्चन है जो उस चार्ट से है, ठीक है, समझ जाना इस बात को। तो अब हिपैटिक सेल से मिलकर के बना होता है। स्टडी ऑफ लिवर क्या कहते हैं हम यकृत के अध्ययन को? जल्दी बताइएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे हृदय से यकृत में कौन लेकर के जाएगा, तो इसका आंसर होगा हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी यानी कि हेपेटिक धमनी, ठीक है। और अगर उल्टा पूछ ले, उल्टा क्या पूछे कि अगर हमारे यकृत से हृदय में कौन लेकर के जाएगा, तो यकृत से हृदय में उल्टा हो जाएगा हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन। कोई भी अंग देकर के पूछे ना तो हर एक ऑर्गन के सेल्स याद रखिएगा, बस उसी से आप इसको कर दोगे क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। यस, दैट इज नोन एज हेपेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हेपेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। समझे बात को? बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? चलिए, तो ये था बिल्कुल आपका बेसिक वाला पार्ट। अब डायग्राम पे फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि डायग्राम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे शरीर से रक्त, हृदय में रक्त को कौन लेकर के जाता है? वेना कावा। दूसरा क्वेश्चन, हृदय से फेफड़ों में कौन लेकर के जाती है? पल्मोनरी आर्टरी। कैसे रक्त को लेकर के जाती है? अशुद्ध रक्त को। वेना कावा के अंतर्गत कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक है। रक्त का ऑक्सीकरण कौन करता है? वायु कुपिकाएं, ठीक है। किस प्रक्रिया के माध्यम से करती है? डिफ्यूजन।
हमारे फेफड़ों से हृदय में रक्त को कौन लेकर के आता है? पल्मोनरी वेन। हृदय से शरीर में कौन लेकर के आता है? अरोटा, महाधमनी। ये था ये, ठीक है। कौन सा सबसे बड़ा सर्किट हमारे हृदय और फेफड़ों के बीच में कौन सा सर्किट बनता है? पल्मोनरी सर्किट। हमारे फेफड़ों और शरीर के बीच में कौन सा सर्किट बनता है? सिस्टमिक। कौन सा सर्किट बड़ा है, कौन सा छोटा है? तो सिस्टमिक बड़ा है। ये आपका 11वां क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन यहां से आपके बनेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म होता है। अब यहां से ना एक चीज ध्यान रखिएगा, आपसे ना 2 डिवाइसेस पूछ लेते हैं, बाकी हार्ट डिजीजेस कराऊंगी डिजीज चैप्टर के साथ, ठीक है। सिर्फ डिजीजेस वाला पार्ट बचेगा। डिवाइसेस है यहाँ पर 2 यंत्र है। एक डिवाइस होता है जिसको हम पेस मेकर कहते हैं, पेस मेकर, ठीक है। दूसरा है पेस सेटर, पेस सेटर, पेस मेकर और पेस सेटर, ठीक है। अब सबसे पहले जो पेस मेकर है इसका कार्य क्या होता है? ये जो बाय बाय वाले हैं ना, लठ उठा लूंगी अभी, बाय बाय। मैंने कहा है क्लास एंड हो रही है, मैं तो कहा ही नहीं क्लास एंड हो रही है, ठीक है। पेस मेकर, इसका काम क्या होता है? यह जो है हृदय की धड़कन को शुरू करता है, हृदय की धड़कन को शुरू करना, ठीक है। और ये क्या करता है? हृदय की धड़कन को रोकना, हृदय की धड़कन को रोकना, ठीक है। जो पेस मेकर होता है इसका काम होता है इट स्टार्ट्स द हार्ट बीट, इट स्टार्ट्स हार्ट बीट। और ये क्या करता है? इट विल स्टॉप हार्ट बीट, इट विल स्टॉप हार्ट बीट। ये क्या करेगा? हार्ट बीट को स्टार्ट करेगा और ये हार्ट बीट को स्टॉप करेगा, ठीक है बेटा। अब यहां पे इस बात को सुनना मेरी, जो पेस मेकर होता है ये किस पर काम करता है? ये किस प्रोसेस पर काम करता है? तो इट वर्क्स ऑन द एवी नोड। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? आपसे क्वेश्चन पूछ ले सीधा, तो फिजिक्स में एक लॉ है, प्रिंसिपल है, तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये कार्य करता है एवी नोड पर। और एवी नोड हम किसे कहते हैं? एट्रियो, एट्रियो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पर, ठीक है। फिजिक्स का कंसेप्ट है। और जो पेस सेटर होता है ये किस पर काम करता है? ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ये करता है एससी नोड, ठीक है, एससी नोड पर। एससी नोड हम किसे कहते हैं? साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड। और ये होते क्या है इसको बताएंगे फिजिक्स वाले सर, उनसे पूछिएगा, फिजिक्स के प्रिंसिपल है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों क्वेश्चन आपके अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए, सो दैट्स ऑल। हार्ट चैप्टर कंप्लीटली खत्म होता है। कुछ क्वेश्चंस को भी हमने प्रैक्टिस कर लिया, थ्योरी भी कंप्लीट होती है। कल से जो चैप्टर शुरू होगा वो होगा ब्लड का चैप्टर। बप्पीदा कह रहे मैम हिंदी में ई बुक कब मिलेगा? एक्चुअल में वो जो हैंड रिटन नोट्स है ना वो एक स्टूडेंट ने बनाए हैं, और जिस स्टूडेंट ने बनाया है वो साउथ का स्टूडेंट है। तो प्रॉब्लम ये है कि उनको ना हिंदी नहीं आती है, तो वो जो हैंड रिटन नोट्स है वो हिंदी में नहीं मिलेंगे। आपके जो क्लास नोट्स है वो आपको हिंदी में मिलेंगे, ठीक है। आपके जो क्लास नोट्स है ये आपको हिंदी में मिलेंगे। क्लास नोट्स आपने अपने देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं बता देती हूँ। आज चैप्टर खत्म हो गया ना हार्ट, तो आज मैं इस आधे को अपलोड करवा दूंगी, ठीक है। तो आधा जो है आपका इसको मैं अपलोड करवा दूंगी। कौन सा चैप्टर है आपका? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरीके के नोट्स हैं ये आपके बने हुए हैं ऑलरेडी, जो आपको हिंदी में मिलेंगे, ठीक है। ओके, ये रक्त संचार प्रणाली पूरा का पूरा चैप्टर है आपका, पूरा चैप्टर आपको हिंदी में मिलेगा। धमनियों और शिरा के बीच में क्या होता है, ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है बेटा। ये रहा पूरा, ये आपको हिंदी में मिलेगा,
सारी चीजें इसमें लिखिए A to Z। चलिए डन। ऑक्टोपस वाला बता दीजिए मोहित, ऑक्टोपस वाला आपका बताएंगे तब क्लासिफिकेशन ऑफ चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, कितने हार्ट होते हैं? ऑक्टोपस में हार्ट होता भी है या नहीं होता? ठीक है, ये बताएंगे तब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।